गांव में सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन चौधरी के आखिरी मकान में रहने वाला 12 साल का हिमांशु अपने मन में एक ऐसा सवाल लिए घूमता था जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिला। उसके दादा रघुवीर प्रसाद का नाम पूरे इलाके में एक चोर के रूप में लिया जाता था। जब भी गांव के बूढ़े लोग किसी पुराने किस्से का जिक्र करते तो कहते, अरे वही रघुवीर जिसने डाकघर में चोरी की थी। ये सुनकर हिमांशु का सिर शर्म से झुक जाता। एक दिन उसने अपने पिता देवेंद्र से पूछ ही लिया, बाबा, लोग दादाजी को चोर क्यों कहते हैं? देवेंद्र कुछ पल तो चुप रहे, फिर बोले, कुछ बातें जितनी पुरानी हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। उन बातों को दफन ही रहने दिया जाए। हिमांशु ने कहा, लेकिन अगर दादाजी बेगुनाह हुए तो? देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नजरें फेर लीं और बोले, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। हिमांशु इतना छोटा तो नहीं था कि इन बातों को ना समझ पाता। वह 8वीं क्लास का होनहार छात्र था। उस दिन हिमांशु ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनेगा और अपने दादा के नाम पर लगे इस कलंक की सच्चाई जरूर जानकर रहेगा, दुनिया के सामने लाएगा। समय बीतता गया। घर के हालात खराब थे। खेती बहुत कम थी और पिता की छोटी मोटी मजदूरी से घर मुश्किल से ही चल पाता था। कई बार ऐसा होता कि रात को सब्जी ना होने पर केवल नमक से रोटी खाकर गुजारा करना पड़ता, और ये हालत हिमांशु के सपनों की आग को और ज़्यादा भड़का देते थे। वह अपने खेतों में काम भी करता था और बैठकर पढ़ाई भी करता। रात को बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। बिजली भी अगर चली जाती तो मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें खोल लेता। गाँव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन एक अमीर जमींदार का बेटा बोला, अरे हिमांशु, पुलिस ऑफिसर बनेगा, पहले अपने घर की टूटी छत तो ठीक करवा ले। हिमांशु मुस्कुराया और बोला, छत टूटी है तो क्या हुआ, आने वाला वक्त कैसा हो ये कोई नहीं जानता। यह सुनकर लड़का हंस पड़ा, लेकिन हिमांशु के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। जैसे तैसे करके उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। उसको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। फिर उसने अपने प्रिंसिपल से प्रार्थना की उसकी मदद करें और उसका शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दें। प्रिंसिपल भी दयालु इंसान थे। उन्होंने हिमांशु की हर मुमकिन मदद की। इस तरह से 12वीं पास करने के बाद वह शहर चला गया। वहाँ उसने किराए के एक छोटे से कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन में कॉलेज से आने के बाद वह एक दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई। कई बार थकान इतनी ज़्यादा होती कि किताब हाथ में लिए ही सो जाता। परीक्षा की घड़ी थी आ गई। उसने पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा दी और फिर वह दिन आया जिसका उसे बेकरारी से इंतज़ार था। उसकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट था। वह भागता हुआ अपने कॉलेज पहुंचा। वहां सभी छात्र दीवारों पर छपी परीक्षा फल में अपने नंबर देख रहे थे। हिमांशु की बेकरारी से अपना नंबर ढूंढने लगा, पर उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। इस पूरी लिस्ट के अंदर उसका नंबर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने एक बार नहीं बार बार ढूंढा, पर उसको कहीं भी अपना नंबर नजर नहीं आया। पता चला कि कुछ ही अंकों से वह असफल रहा था। थके कदमों से वह अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर पर गिर गया। टूटा दिल खुली आंखों से वह छत को घूरता रहा कि आखिर उसकी मेहनत में कहाँ कमी रह गई थी। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो वह भी बहुत मायूस हो गए। उन्होंने हिमांशु को वापस गांव आने और खेती बाड़ी करने पर जोर दिया। हिमांशु को भी लग रहा था कि उसे इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अंदर कुछ था जो एक लावा बनकर उसके अंदर दहक रहा था। कभी उसे अपने दादाजी का ख्याल आता कि न जाने ऐसे क्या हालात थे कि उन्होंने चोरी की, और क्या सचमुच उन्होंने चोरी की भी है या मुजरिम कोई और ही है। हिमांशु के गांव के प्रिंसिपल को भी जब ये बात पता चली तो उन्होंने हिमांशु से मिलने को कहा और हिमांशु को अपने पास बुलाया। अभी तक जो हिमांशु अपनी असफलता पर अंदर ही अंदर घुट रहा था, प्रिंसिपल साहब के सामने सिसक उठा। प्रिंसिपल साहब को उसने अपने हर एक पल की कहानी बताई तो प्रिंसिपल साहब ने उसके दोनों कंधे पकड़कर कहा, तुम वह सोना हो जिसे संघर्ष की भट्टी में तपना ही पड़ेगा। तुम हार नहीं मान सकते। जाओ, जाकर फिर से अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करो। और उन्होंने हिमांशु के पिता को भी समझाया कि वह उसका साथ दें। हिमांशु अंदर से दहक रहे लावे को जैसे हवा मिल गई और फिर उसके अंदर का जुनून आग बनकर दहक उठा। इस बार भी जब रिजल्ट आया तो वह जैसे ही दीवार पर चिपके रोल नंबर ढूंढने लगा तो वह फिर घबराया। उसने सबसे नीचे अपना रोल नंबर की तलाश की, क्योंकि वह जानता था कि कुछ पैसे वाले लोग अपने पैसे के बलबूते पर अच्छे अंक ले लेते हैं
और बेचारे मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं। हालांकि पिछली बार से ज़्यादा उसने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि पता नहीं वह पास भी हो पाएगा या नहीं। और वही हुआ जिसका उसे डर था। नीचे के नंबरों में कहीं भी उसका नाम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को कोसने लगा। फिर उसे लगा कि एक बार ऊपर भी नज़र मार लूं। फिर खुद ने ही सोचा कि वहाँ मैं नहीं पहुँच सकता। भला मेरे इतने अच्छे नंबर कहाँ आ सकते हैं। फिर भी बुझे दिल से उसने एक सरसरी सी नज़र ऊपर की तरफ डाली तो उसके तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसने ध्यान से देखा तो उसका नंबर मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर चमक रहा था। उसने कॉलेज को टॉप करने वाला वह लड़का था जो दूसरे नंबर पर आ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह जल्दी से जल्दी अपने गांव के प्रिंसिपल साहब को यह खबर सुनाना चाहता था। आज उनकी बदौलत वह सफल हो पाया था, वरना उसने तो हिम्मत ही हार दी थी। वह तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ स्कूल के गेट की तरफ जा रहा था कि उसके टीचर उससे टकराए और उन्होंने उसको बहुत शाबाशी दी। उसके बाद तो सभी टीचर्स और स्टूडेंट की तरफ से उसकी तारीफ़ें और मुबारकबाद की आवाज़ें गूंजने लगीं। बस उस दिन के बाद फिर हिमांशु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक परीक्षाएं वह पास करता चला गया। कॉलेज से आने के बाद रात तक बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे। उसके बाबा अब बूढ़े हो चले थे। उनकी कमज़ोर हड्डियों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अब खेती बाड़ी कर सके। वह अक्सर हिमांशु से दबे दबे शब्दों में कह देते थे, बेटा तुझे नौकरी कब मिलेगी, हमें तुझसे बहुत उम्मीद है। 4 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती की अंतिम सूची जारी हुई। हिमांशु कांपते हाथों से सूची देख रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने नाम पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत घर फ़ोन किया और कहा, पिताजी, आपका बेटा पुलिस अधिकारी बन गया। दूसरी तरफ कुछ क्षण तक खामोशी रही। फिर देवेंद्र की भर्राई हुई आवाज़ आई, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ महीनों के बाद भी हिमांशु के मन में बचपन का वही सवाल बार बार उठता रहता था। पुलिस अधिकारी बनने का उसका सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन दादाजी रघुवीर प्रसाद के नाम पर लगा चोरी का कलंक अभी भी उसके दिल को चुभता था। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। उसने विभागीय प्रक्रिया पूरी करके लगभग 30 साल पुरानी उस फाइल को दोबारा खुलवाया। जब पुरानी फाइल उसके सामने लाई गई तो उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर समय की धूल जमी हुई थी। हिमांशु ने धीरे धीरे हर दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। जितना वह पढ़ता गया उतना ही उसे महसूस होने लगा कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। फाइल में लिखा था कि डाकघर से कुछ महत्वपूर्ण सरकारी बॉन्ड और नकदी गायब हुई थी। उस समय डाकघर में पोस्ट मास्टर महेंद्र सिंह, कर्मचारी रघुवीर प्रसाद और कुछ अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे। चोरी के बाद जांच हुई और सारा दोष रघुवीर प्रसाद पर डाल दिया गया। लेकिन एक बात हिमांशु को अजीब लगी। जिन गवाहों के बयान दर्ज थे उनमें कई विरोधाभास थे। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो अचानक गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर जांच की दिशा बदल दी हो। हिमांशु ने पुराने कर्मचारियों और गवाहों को ढूंढना शुरू किया। कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन कुछ अब भी जीवित थे। एक दिन वह एक बूढ़े व्यक्ति शंकरलाल के घर पहुंचा। शंकरलाल उस समय डाकघर में चपरासी थे। हिमांशु ने उनसे पूछा, दादाजी के मामले के बारे में आप क्या जानते हैं? बूढ़े की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी जैसा ईमानदार आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जब उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था तब पूरा गांव हैरान रह गया था। हिमांशु ने उत्सुक होकर पूछा, फिर किसी ने उनके पक्ष में गवाही क्यों नहीं दी? शंकरलाल ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि उस समय महेंद्र सिंह का बहुत दबदबा था। लोग उससे डरते थे। जिसने भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश की उसे धमकियां मिली। यह सुनकर हिमांशु चौकन्ना हो गया। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि चोरी में महेंद्र सिंह का हाथ था? शंकरलाल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मुझे लगता नहीं बेटा, मुझे यकीन है। हिमांशु के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? शंकरलाल बोले, सीधा सबूत तो नहीं, लेकिन चोरी से कुछ दिन पहले मैंने महेंद्र सिंह को कुछ संदिग्ध लोगों के साथ बातें करते देखा था और चोरी के कुछ महीनों बाद उसने शहर में ज़मीन खरीद ली थी, जबकि उसकी आय इतनी नहीं थी।
यही वह सुराग था जिसकी हिमांशु को तलाश थी। उसने पुराने बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और वित्तीय दस्तावेज निकलवाए। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चोरी के कुछ महीनों बाद महेंद्र सिंह के नाम और उसके रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी मात्रा में संपत्ति खरीदी गई थी। रकम का स्रोत कहीं दर्ज नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो एक और महत्वपूर्ण गवाह सामने आया। उसका नाम दयाराम था। वह उस समय डाकघर के सामने चाय की दुकान चलाता था। उसने बयान दिया, चोरी वाली रात मैंने महेंद्र सिंह को देर रात डाकघर से निकलते देखा था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। उस समय मुझे लगा कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन बाद में जब चोरी की खबर आई तो मुझे शक हुआ। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। हिमांशु ने सारे सबूत इकट्ठा किए और अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। मामला जैसे ही दोबारा खुला, पूरे ज़िले में चर्चा फैल गई। लोग हैरान थे कि इतने साल पुराने मामले की जांच फिर से हो रही है। सुनवाई के दिन अदालत खचाखच भरी हुई थी। हिमांशु के पिता देवेंद्र भी वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में घबराहट और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। वर्षों से वे अपने पिता को बेगुनाह मानते थे, लेकिन कभी इसे साबित नहीं कर पाए थे। अदालत में एक एक करके सारे सबूत पेश किए गए। गवाहों ने बयान दिए, बैंक रिकॉर्ड और संपत्ति के दस्तावेज सामने रखे गए। आखिरकार अदालत ने पाया कि मूल जांच में गंभीर खामियां थीं और सबूतों को जानबूझकर दबाया गया था। जब फैसला सुनाने का समय आया तो पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने कहा, प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि रघुवीर प्रसाद के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार थे। उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। अदालत उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ निर्दोष घोषित करती है। ये सुनते ही देवेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। वर्षों बाद उनके दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया था। हिमांशु की आंखें भी नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके दादाजी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अदालत ने आगे आदेश दिया कि महेंद्र सिंह के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच के दौरान यह साबित हो गया कि चोरी उसी ने करवाई थी और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सारा दोष रघुवीर प्रसाद पर डाल दिया था। वर्षों तक वह सम्मानित व्यक्ति बनकर समाज में घूमता रहा, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत भवन के सामने रघुवीर प्रसाद की तस्वीर लगाई गई। वही लोग जो कभी उन्हें चोर कहते थे, आज उनकी ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे। मंच पर खड़े हिमांशु ने कहा, सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेरे दादाजी ने बिना किसी अपराध के अपमान सहा, लेकिन आज उनका सम्मान वापस लौट आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। देवेंद्र मंच पर आए और कांपती आवाज़ में बोले, बेटा, जब तुम छोटे थे और मुझसे दादाजी के बारे में पूछते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। मुझे सच्चाई का अंदाज़ा था, लेकिन सबूत नहीं थे। आज तुमने न केवल अपने दादाजी बल्कि पूरे परिवार का सिर ऊंचा कर दिया है। हिमांशु ने अपने पिता को गले लगा लिया। उनकी आंखों के सामने बचपन के वो दिन घूम रहे थे जब लोग उसके दादाजी को चोर कहते थे। आज वही लोग सम्मान से उनका नाम ले रहे थे। सूर्य अस्त होने लगा था और उसकी सुनहरी किरणें रघुवीर प्रसाद की तस्वीर पर पड़ रही थी। हिमांशु ने मन ही मन कहा, दादाजी, आपका सपना नहीं, आपका सम्मान पूरा हुआ है। अब दुनिया आपको चोर नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान के रूप में याद करेगी। और शायद वर्षों बाद पहली बार उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई सचमुच ख़त्म हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको इस कहानी में क्या अच्छाई लगी, क्या कमियां लगी। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।